Welcome students. Yesterday I taught you about the formal charge. कल मैंने आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में बताया था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो फॉर्मल चार्ज जो होता है हमारा किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो डिफरेंस होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम एंड इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। यानी जब उसके पास आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब उसके पास लुईस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं का जो डिफरेंस होता है उसका हम वो क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। इट मीन्स formal charge may be defined as the charge of an atom in a molecule or polyatomic ion is equal to difference of valency electron of that atom in isolated state and valency electron assigned to that atom in loose structure। एक तो जब किसी एटम की अपने आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं, आइसोलेटेड का मतलब जब कोई एटम अपना फ्री स्टेट में होता है, उसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होता है, जो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन आइसोलेटेड स्टेट। उसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आइसोलेटेड स्टेट के अंदर। जैसे आपने देखा होगा, कल भी आपको बताया था, सपोज कीजिए लिथियम में आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है आइसोलेटेड में, यानी जब इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हो तो आइसोलेटेड स्टेट है। लिथियम में 1 होता है, बेरिलियम में आपके 2 होते हैं, बोरोन में आपके 3 होते हैं, कार्बन में आपके 4 होते हैं। अगर हम बात नाइट्रोजन की करेंगे तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर 5 हो जाएंगे। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहां 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रॉन हमारे आइसोलेटेड स्टेट में जब एटम किसी के साथ जुड़ा ना हो तो दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट। अब हम क्या बात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस S अपॉन 2, वेयर V मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन आइसोलेटेड स्टेट। अभी आपको मैंने बताया L का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के रूप में हो। लोन पेयर भी आपको बताया गया है, इनको लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर बोलते हैं। लोन पेयर का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं या अनशेयर्ड पेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एस। एस का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर को हम बॉन्ड पेयर भी बोल देते हैं, यानी उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपके बॉन्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी एटम के लिए, किसी मॉलिक्यूल में या पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर। अब आप कहेंगे मॉलिक्यूल का मतलब है, मॉलिक्यूल का मतलब है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, CH4 हो, H2SO4 हो, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब है उनके ऊपर कैटायन के फॉर्म में हो या एनायन के फॉर्म में, वो उनका फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपके यहाँ सिलेबस में दिया है फॉर्मल चार्ज ऑफ ओजोन। हम ओजोन में देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा। तो ओजोन की अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो पहले हम ओजोन के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। लुईस स्ट्रक्चर आपको कल बताया था, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। यहाँ पर ऑक्सीजन में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट कल आपको बताया था, इट इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपका स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसके अंदर आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम्स के द्वारा दूसरे एटम को दिए जाते हैं। अब हमने सपोज कीजिए इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन फर्स्ट माना, इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सेकंड माना, इस ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीजन थर्ड माना। हमने इनको नंबरिंग कर दिया ताकि आपको पता चले कि हम इनको कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब अगर मान लीजिए फॉर्मल चार्ज निकालता हूं ऑक्सीजन फर्स्ट का, यानी ये वाला ऑक्सीजन हमारा, ये वाला ऑक्सीजन, इसके लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, V माइनस L माइनस S अपॉन 2। V का मतलब जब ये एटम आइसोलेटेड स्टेट में होता है, तो ऑक्सीजन अगर आइसोलेटेड स्टेट में होता है, यानी जब उसके साथ कोई एटम नहीं जुड़ा होता, तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर दिए। अब हम इस ऑक्सीजन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर कितने हमारे, 2। उसके बाद हम देखते हैं इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में कितने हैं। अब हमें शेयर्ड पेयर में कैसे पता चलेगा, अब आप देखिए इस ऑक्सीजन का, इसके 2 to 4, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गए,
और 2 इसके साथ शेयरिंग है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने कल बताया था डोनर एक्सेप्टर दोनों के लिए काम करता है। तो यहाँ क्या होगा 2 2 4 2 6, इसका मतलब क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 6 - 2 - 6/2, इट मीन्स ये आपका +1। इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मल चार्ज है आपका ऑक्सीजन फर्स्ट का, उसको डेल्टा +1 से दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड। जो हमारा ऑक्सीजन सेकंड हमने ये माना है, इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो ये होगा फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड इज इक्वल टू 6 - 4 - 4/2 इज इक्वल टू 0। क्यों? देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है आपका इस ऑक्सीजन केस में 6 तो इसके अपने आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं, 2 to 4 4 तो इसके लॉन पेयर में होंगे, 2 to 4 4 इसके क्या हो गए शेयर्ड पेयर में हो गए। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या रहेगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0, यानी जो इसका फॉर्मल चार्ज होगा वो कितना होगा हमारा, आप लिख लिया, इसको 0 लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको डेल्टा को लिख दिया मैंने +1। अब हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन थर्ड की। ऑक्सीजन थर्ड में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन थर्ड में वही केस, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स के अपने हो गए। अब यहाँ पर 6 तो इसके लॉन पेयर के फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है शेयर्ड पेयर की फॉर्म में। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा हमारा -1। तो इसका मतलब क्या है, जो फॉर्मल चार्ज है ऑक्सीजन थर्ड का वो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपका फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इन NO2-। अगर हम NO2- के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए कल मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। 2 ऑक्सीजन हो गए, एक हमने लेफ्ट में बना दिया, एक राइट में बना दिया। हर ऑक्सीजन के अपने 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये मैंने ग्रीन कलर से जो डॉट बनाया है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। जब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, ऑक्सीजन के। अब ये ध्यान रखना हमने ऑक्सीजन को क्यों दिया, वो चाहे हम लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को दें चाहे हम राइट वाले को दें, नाइट्रोजन को नहीं देंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें पता चलता है कि किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, किसके ऊपर हमें माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनको प्लस या माइनस चार्ज की फॉर्म में देख लेंगे। ये हमारा +-4 के चार्ज हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने क्या होते हैं आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉन पेयर की फॉर्म में और 2 to 4 to 6 या शेयर पेयर की फॉर्म में। तो इसमें चार्ज कितना आ गया हमारा 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम क्या करते हैं फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना और मॉलिक्यूल ले लीजिए, आपको सपोज कीजिए मैं आपकी बात करता हूं CO2 के केस में, CO3 कार्बोनेट में। अगर हम कार्बोनेट में निकालना चाहें तो कार्बोनेट में कैसे निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ CO3 2-। इसमें हमें किसका निकालना है, ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। एनसीईआरटी में तो आपको एक एग्जांपल दिया है, मैंने आपको बाकी एग्जांपल ही बता दिए और एक्स्ट्रा जो होते हैं। तो अगर हम इसको लिख दिखाना चाहेंगे तो कभी भी हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो बार बार मैंने आपको बोला है कि हम क्या करेंगे, हम केवल लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। जब तक लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो फॉर्मल चार्ज आपका कैलकुलेट नहीं होगा। आप सपोज कीजिए आपने कार्बन लिया यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन ले लिए, 1 2 एंड 3, 3 हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लिए। अब इन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे यहाँ पर। देखिए कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 4 यहां बना दिए, 3 4। ऑक्सीजन के हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक के अपने 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, अब 2 माइनस चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के ऊपर रखेंगे। सपोज कीजिए एक मैंने इस ऑक्सीजन पे ले लिया, ये मैं बड़ा सा डॉट बना रहा हूं, दिस इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन है। जब ऐसा होगा तो फिर यहां पर आपका हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये शेयरिंग तो हमारी यहां पर हो गई, ये शेयरिंग हमारी यहां पर हो गई, ये यहां पर हो गई और ये वाली हमारी यहां शेयरिंग हो गई।
इसके ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस चार्ज आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कार्बन का, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे आपका जब ये आपको बताया, यानी एफ सी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू बी माइनस एल माइनस एस अपॉन 2। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, कार्बन में कितने होते हैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस से, यानी जब वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस लोन पेयर ग्रुप में कोई नहीं है आपका कार्बन के ऊपर, -0। अब अगर बात करते हैं शेयर्ड पेयर की फॉर्म में, 2 4 6 8, शेयर कितने इसके 8 हो गए, तो यहां से क्या आएगा 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो कोई भी हम मॉलिक्यूल लेंगे उसके अंदर हम किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली बात आती है आपकी बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर में क्या है बेटा, कुछ टर्म्स आती हैं जिनको हम बॉन्ड पैरामीटर बोलते हैं, वो बॉन्ड पैरामीटर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखिएगा। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स बॉन्ड ऑर्डर, यानी द नंबर ऑफ bonds between two atoms in a molecule is called, क्या कहेंगे हम उसको, हम उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे आप देखते हैं, सपोज कीजिए अगर हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1। ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 होता है, इसको बॉन्ड ऑर्डर 1 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन में क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड ऑर्डर है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन बॉन्ड होता है हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N, हम इस तरह बनाते हैं इसको, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ हमारा 3 हुआ। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे, हालांकि अभी तो इसका यूज है नहीं, इस चैप्टर में लास्ट में आएगा, वो नई टर्म है, अभी तक आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे NB क्या है, NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल आगे आएगा, उनको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये हमारे कहलाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं Na की, ये कहलाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंडीशन है। इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 0, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन तो 0 होगा ही नहीं कभी बॉन्ड ऑर्डर केस में। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, यानी अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर
0 आए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। आगे बताएंगे आपको, ये भी टर्म है, आप पढ़ रहे हैं यहां पर, या आगे इसमें काम आएंगी चैप्टर बाद में। और बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 के बराबर होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती है। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। जैसे अगर आप बात करते हैं, यानी कंडीशन आती है ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल greater will be stability of molecule। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जैसे आपने क्या किया, आप जानते हैं हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड क्या है हमारा 1, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव क्या होगी, हाईली रिएक्टिव होगी। अगर आप बात करेंगे बॉन्ड कितना हमारा 2, लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन के मुकाबले क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। और अगर हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो, स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं लुईस का, 1 2 1 2, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हमारा 3, क्या है ये हमारी हाईली स्टेबल। तो क्या पता चला आपको, आपको ये पता चलता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, हाईली रिएक्टिव है। इसके बाद मैंने बात बताया आपको ऑक्सीजन के बारे में, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी ये क्या हमारी लीस्ट रिएक्टिव है। और अगर हम बात करते हैं n ट्रिपल बॉन्ड n, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब क्या है, ये हाईली स्टेबल या लीस्ट रिएक्टिव है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा जितना ज्यादा होगा उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर कहीं मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 आ जाए, आगे आपको बताएंगे, जैसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे अगर हम बात करने लगे हीलियम की, तो हीलियम हमेशा मोनोएटॉमिक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉट He2। कभी आपने सुना हीलियम का He2 के फॉर्म में, ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, डायटोमिक नहीं। क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है, इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। हाई हीलियम के पास अपने पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए क्या है हाईली स्टेबल है, ये He2 नहीं बनाता है, H ही बनाता है, ओनली He। तो इसलिए जितना हमारा क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती चल जाएगी, और बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का 0 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बात बताते थे, तो वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आती है। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की। अब आता है हमारा बॉन्ड एंगल। आप कहेंगे बॉन्ड एंगल का क्या मतलब है, देखिएगा बॉन्ड एंगल में हम क्या करेंगे, यहां बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। ये तो हमारा पहला पैरामीटर था, यानी एक पैरामीटर। नंबर 2 बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है जी, देखिए सपोज कीजिए हम लेते हैं CH4। अगर मैं CH4 की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप ऐसा समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला यहां, ये यहां टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, हम ऐसे बनाते हैं।
फिर यहां पर हो गया। अब क्या होगा जी, अब हम इसमें बॉन्ड एंगल जानते हैं, जैसे हम इसको ऐसे बना देते हैं या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आपने देखा होगा बुक में ऐसा बना होता है। इसके बीच बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल है इसका, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल, अब आप कहेंगे जी ये सारे बॉन्ड एंगल बराबर के 109.5 109.5 डिग्री 28 मिनट के ही है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बॉन्ड तो हमारे बहुत पास पास है, ये 3D स्ट्रक्चर होती है। अब आप 3D स्ट्रक्चर को ऐसा बना सकते हैं मीथेन के लिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बीच वाला ये पॉइंट है मेरा, ये कार्बन है, और ये जो मेरे अंगूठे आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऊपर वाला बॉन्ड है, ये वाली उंगली मेरी, ये बीच वाला बॉन्ड है, तो 109 का एंगल हो गया हमारा। लेकिन ये जो बॉन्ड नीचे आ रहा है हमारा, ये वो बॉन्ड है जो बोर्ड की तरफ को आ रहा है, और यदि मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे, आपको ये हो गया ना, ये वाली स्ट्रक्चर होगी, और अगर ये वाला पेन में ऐसे लगा दूं 3 डायमेंशन में, तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये है, तो सारे बॉन्ड एंगल क्या हमारे बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको 2D में देखते हैं, तो 2D में देखने पर हमें क्या दिखाई देता है, 2D में दिखाई देने पर हमें ये दिखाई देता है कि बॉन्ड एंगल तो छोटे छोटे हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये 3D स्ट्रक्चर होती है। तो अब बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, बॉन्ड एंगल ये होता है एवरेज एंगल, यानी एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, किसके बीच में, ऑर्बिटल के बीच में, बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, क्या कंटेन करते हो, कंटेनिंग बॉन्डिंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल, बॉन्डिंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी वो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्ड बना रहे हैं, उनको बॉन्डिंग, एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल या बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, बात एक ही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर देखा, यहां तो सारे बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप कुछ केस देखते हैं सॉरी सॉरी अगर आप कुछ और केस देखते हैं, सपोज कीजिए आपने क्या लिया, आपने अमोनिया ले लिया, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, उसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया में क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया हम क्या देखेंगे, ये हमारा नाइट्रोजन हुआ, और जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बनती है इसकी, NH और H, ये बॉन्ड एंगल होता है हमारा 107.5 डिग्री का, और स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर हमारी पिरामिडल स्ट्रक्चर कहलाती है। अब देखिएगा यहां पर, तो अब अगर हम बॉन्ड एंगल ले रहे हैं, तो ये एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बीच वाला नहीं है, ये बॉन्ड एंगल नहीं देखेंगे हम, ये वाला नहीं देखेंगे, केवल कौन सा देखेंगे हम, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये कितने कितने का होता है, ये दोनों आगे थोड़ा पीछे 107.5 डिग्री का है। एक्चुअल में इस बॉन्ड को कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्री ही होना चाहिए था, लेकिन ये इतना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ सारे बॉन्ड पेयर और यहाँ पर क्या है, एक लॉन पेयर है। तो जब लॉन पेयर भी होते हैं, बॉन्ड पेयर भी होते हैं, तो क्या होता है, उस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ये डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगी, तो पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो जो बॉन्ड एंगल आया वो किसके बीच में आया, उन ऑर्बिटल के बीच में जिसके पास बॉन्डिंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स है, यानी बॉन्डिंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब है वो ऑर्बिटल जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच जो एवरेज एंगल होता है वही हमारा बॉन्ड एंगल कहलाता है, इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद ये आपकी दो पैरामीटर हो गई, यानी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद अगली टर्म आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं आपका बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है,
बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड जो होता है किसी मॉलिक्यूल के बीच में उसको तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड एनर्जी। यानी इसको हम यहां लिखेंगे, क्या मतलब है बॉन्ड एनर्जी में? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of particular type of bond between the atoms is called, क्या कहलाती है हमारी? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें एक मोल, अगर कोई कंपाउंड हमारा एक मोल है उसके बीच में जो पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है हमारी? बॉन्ड डिसएनर्जी कहलाती है। अब बॉन्ड डिसएनर्जी का फायदा क्या है जी हमारा? ग्रेटर द बॉन्ड डिसएनर्जी, ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, greater will be stability, greater will be stability। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, यानी जितनी उसकी बॉन्ड डिसएनर्जी होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होती है। तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स है, देखो ये हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में, इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। एक मोल हमने हाइड्रोजन ले लिया, इस बॉन्ड को तोड़ा, जो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट हुई वो क्या कहलाएगी? इसकी बॉन्ड एनर्जी। ये किसकी होगी? बॉन्ड एनर्जी फॉर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद में क्या होता है? ओ डबल बॉन्ड ओ, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी फॉर डबल बॉन्ड, वो अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। इस तरह अगर नाइट्रोजन के लिए ले लेंगे तो क्या होगी? वो अलग होगी। तो हम एक मोल अगर हाइड्रोजन लेते हैं और इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, यानी तोड़ करके हम इसको एटम में कन्वर्ट कर देंगे, मॉलिक्यूल है भी, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसएनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। तो अब किसी मॉलिक्यूल को की बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी मॉलिक्यूल की क्या होगी? स्टेबिलिटी भी बढ़ चल जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी से भी हमारी स्टेबिलिटी का पता चलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कम होती है, ऑक्सीजन की और ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की और भी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा बॉन्ड एंगल, आपने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर, आपने पढ़ा बॉन्ड एनर्जी। ये पैरामीटर हैं जो आपका एक्सप्लेन करते हैं किसको? बॉन्ड पैरामीटर्स को। अब फोर्थ बॉन्ड पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। आपने पहले पढ़ा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होती है। देखिएगा, जो हमने आपको रेडियाई पढ़ाई थी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, ये सब क्या है हमारी? ये सब की सब हमारी बॉन्ड लेंथ ही होती हैं। यानी द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं
बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो फिर सुनिए, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये हमारा फोर्थ पैरामीटर है। ठीक है, तो क्या है फोर्थ पैरामीटर? बॉन्ड लेंथ, यानी द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जिसको हम एवरेज डिस्टेंस भी बोल देते हैं, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई of two bonded atom in a molecule is called, क्या कहलाएगी हमारी वो? उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई और टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं बात करता हूं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो हो जाएगी 135 पिकोमीटर। और अगर मैं बात करता हूं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की तो हो जाएगी 120 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारी बॉन्ड लेंथ है। फिर समझिएगा, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी जो न्यूक्लियस होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या कहलाती है? उसकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। बॉन्ड लेंथ क्या है हमारी? अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड की बात करेंगे 135 पिकोमीटर। ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? 120 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो वैसे वैसे क्या होती है हमारी बॉन्ड लेंथ घटती चली जाती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हमारा क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और ट्रिपल होगा तो बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सॉरी बॉन्ड लेंथ। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, बॉन्ड लेंथ पढ़ा, बॉन्ड एंगल पढ़ा। ये सारी टर्म्स क्या होती हैं हमारी? ये आगे यूज होंगी जब आपको इसमें आगे आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां सारी चीजें आपकी यूजफुल होती हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ये तो हमारे क्या हो गए बॉन्ड पैरामीटर। अब इसके बाद एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं आपका डायपोल मोमेंट। ये सब नई नई चीजें अभी आपने पीछे पर नहीं पढ़ी होंगी, सारी सब नहीं पढ़ेंगे आप। क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट, और इसको इंडिकेट करते हैं म्यू से। ठीक है, पहली बात तो डायपोल क्या होता है? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास में क्या हो, हमारे दो अपोजिट चार्ज हो। सपोज कीजिए ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, उसके बीच में डिस्टेंस क्या हमारी डी है। तो डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है? अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर दो अपोजिट चार्ज है, उस मॉलिक्यूल को हम डायपोल बोलते हैं। वो क्या कहलाएगा? हमारा डायपोल कहलाता है। अब अगर प्लस क्यू माइनस क्यू इनके बीच में डिस्टेंस हमारी डी हो, तो डायपोल मोमेंट को हम इंडिकेट करते हैं म्यू इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ क्यू इंटू डी। ठीक है, यानी जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने जानते होंगे, जिसमें डायरेक्शन भी होती है
और आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हमारी। अब क्या बताया आपको, डायपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance between the two opposite charge is known as dipole moment। ये हमारे dipole moment कहलाता है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट्स यूनिट इज डिबाई, इट्स यूनिट इज DEBY, डेबाई, एंड इंडिकेटेड बाई कैपिटल डी, इसको कैपिटल डी से बोलते हैं। ठीक है, अगर चार्ज हमारा काय में हो, कूलम में हो, और डिस्टेंस हमारे मीटर में हो, तो ये क्या कहलाता है हमारा, इसको हम डिवाइस से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमारा एक डायपोल मोमेंट होता है। फिर समझिएगा, द डायपोल मोमेंट may be defined as the product of magnitude of charge and distance between the two opposite charge is known as dipole moment। इसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। It is a vector quantity which have both direction as well as magnitude, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। यूनिट इसकी डिबाई होगी। अब इसका फायदा क्या होता है हमें, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट की बात आती है, पहली बात तो आती है आपकी, कोई मॉलिक्यूल हमारा पोलर है या नॉन पोलर है। अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा पोलर है तो समझिए क्या होगा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। नंबर 1, पोलर एंड नॉन पोलर करेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर और नॉन पोलर करेक्टर। जिन मॉलिक्यूल के लिए म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, यानी जहां पर क्या हो, म्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और म्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0, तो क्या होगा हमारा, ये हमारे पोलर होते हैं। तो एक तो हमें डायपोल मोमेंट से पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है। ठीक है जी, तो आप क्या कर लेंगे, आप इसको समझ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और आप इसको कर लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है डायपोल मोमेंट। ओके, थैंक यू।